नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की, जिसमें चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका चैप्टर 2 कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है भोजन के घटक। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो चैप्टर 2 में क्रियाकलाप 1 में दिया हुआ है कि आमतौर पर हम जो आहार लेते हैं उसमें कम से कम एक व्यंजन होता ही है। ठीक है, कम से कम एक व्यंजन तो ऐसा होता है जिसमें जो कि अन्न से बना होता है। और दूसरे खाद्य पदार्थों में हम देखें जैसे दाल मांस का भी व्यंजन हो सकता है, सब्जी भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि अन्न का ही कोई व्यंजन हो। तो इसमें हम दही मट्ठा अचार को भी हम अपने आहार में शामिल कर लेते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप वन में ये टेबल दी हुई है, इस हम टेबल को देखते हैं। इस टेबल में विभिन्न राज्य दिए हुए हैं, इनका प्रमुख अन्न का व्यंजन दिया हुआ है और उसमें दाल का व्यंजन और कुछ सब्जियां प्रमुख रूप से, और वहाँ के कुछ प्रमुख अन्य व्यंजन दिए हुए हैं। जैसे हम पंजाब की बात करें इसमें, तो पंजाब में अन्न के व्यंजन में मक्के की रोटी प्रसिद्ध है, दाल के व्यंजनों में राजमा, और सब्जियों में सरसों का साग, और अन्य व्यंजन में दही और घी। ठीक है, बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में अन्न के व्यंजनों में चावल को हम शामिल करते हैं, और दाल के व्यंजनों में हम अरहर की दाल या रसम। ठीक है, और सब्जियों में कुंदरू को हम शामिल करते हैं, और अन्य व्यंजनों में मट्ठा, दही, घी, अचार। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 में हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक से अधिक कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कच्ची सामग्री होती है, ये कच्ची सामग्री हमें पादपों से या जंतुओं से प्राप्त होती है। और इस कच्ची सामग्री में कई तरह के संगठक होते हैं, कई तरह के तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इन संगठकों को घटकों को हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व कई तरह के होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन और कुछ खनिज लवण, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जिनको हम भोजन के जरिए प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इन पोषक तत्वों के अलावा कुछ अन्य भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जल है, रुक्षांश है, जो कि हमारे शरीर को आवश्यक होते हैं। ठीक है, इसमें हम आगे देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब के परीक्षण करने के लिए कि किन किन सब्जियों में, किन किन खाद्य पदार्थों में कितनी कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपस्थित हैं, या किस सब्जी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा नहीं है। तो इन सब के लिए यहाँ पर परीक्षण दिया गया है। तो आइए हम इन परीक्षण को भी देख लेते हैं कि इन परीक्षणों को कैसे किया जाता है। इस परीक्षण में हम देखें, इस परीक्षण के लिए हमें आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा के विलयन बनाना होगा, और इसके अलावा कुछ परखनली और कुछ ड्रॉप की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम उस सब्जी, कच्ची सब्जी पर डालकर चेक कर सकते हैं कि इसमें ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन उपस्थित है या नहीं। आइए देख लेते हैं कि ये विलयन हम कैसे बना सकते हैं। जैसे आयोडीन का डाइल्यूट विलयन बनाना है, तो उसके लिए हमें आधी भरी जल से भरी हुई परखनली में टिंचर आयोडीन डालनी होगी, शुद्ध आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी होंगी, तो हमारा आयोडीन का विलयन बन जाएगा, डाइल्यूट विलयन बन जाएगा। तो कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ml जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोल देंगे, तो हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन बन जाएगा। कास्टिक सोडा विलयन बनाने के लिए हम 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोल देंगे, तो हमारा कास्टिक सोडा का विलयन इस तरह तैयार हो जाएगा, और इसके जरिए हम अपने परीक्षण कर सकते हैं कि किसमें क्या उपस्थित है या नहीं। क्रियाकलाप 2 में परीक्षण की विधि दर्शाई गई है, हम देख लेते हैं कि मर्ड के लिए हम परीक्षण करना है। यहाँ पर हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए, जैसे इसके परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या किसी कच्ची सामग्री की थोड़ी सी मात्रा पर हमें इसकी कुछ बूंदें डालनी है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। और इसमें बूंदें डालने से आयोडीन विलयन की बूंदें डालनी है मर्ड के परीक्षण के लिए। इसमें जो है पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये नीला या काला हो जाता है तो इसमें मर्ड की उपस्थिति है। ठीक है, तो इस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं। एक परीक्षण आता है यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण, कि प्रोटीन का परीक्षण हम कैसे करेंगे। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों पर जो है हम कॉपर सल्फेट हमें डालना होगा। ठीक है, और इससे हम अपना प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम कॉपर सल्फेट के जरिए प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा वसा का परीक्षण, कि वसा का परीक्षण यहाँ पर कैसे किया गया है। जैसे खाद्य पदार्थों की मात्रा लेनी है, और इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर रखना है। इसमें कागज़ के टुकड़े में, एक मिनट, इसे कागज़ के टुकड़े में लपेट कर रखना है हमें। ठीक है, तो इस कागज़ के टुकड़े में लपेटने के बाद हमें देखना है कि क्या कागज़ के टुकड़े के ऊपर कुछ धब्बे के निशान बन जाते हैं। अगर धब्बे के निशान बन जाते हैं तो उसमें वसा की उपस्थिति है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल की उपस्थिति के कारण भी कागज़ पर धब्बे बन जाते हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि वास्तव में उसमें वसा की उपस्थिति है या नहीं, कागज़ के टुकड़े को हमें पहले धूप में सुखाना होगा। और यदि ये धब्बे, कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो धब्बे आए हुए हैं, ये धब्बे अगर सूख जाते हैं तो वसा अनुपस्थित है। यदि धब्बे फिर भी नहीं सूखते हैं तो वसा उपस्थित होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का परीक्षण हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब विटामिन और खनिज लवण होते हैं जिनकी हमारे शरीर को भी आवश्यकता होती है और ये भी कई खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। अब आइए देखते हैं कि पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हम अभी तक पढ़ रहे थे कि पोषक तत्व कौन कौन से हैं, इनका परीक्षण कैसे करें। अब देखते हैं कि पोषक तत्व की हमारे शरीर के लिए क्या आवश्यकता है। इसमें हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, पहले नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख काम होता है शरीर को एनर्जी देना, ऊर्जा देना, ठीक है। ये प्रमुख रूप से शरीर को ऊर्जा देता है। और वसा का भी काम होता है शरीर को ऊर्जा देना, पर वसा की उतनी ही मात्रा जितनी हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें ज़्यादा ऊर्जा देती है, ज़्यादा एनर्जी देती है, ठीक है। और बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन हमारे शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देती, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए काम करती है। और बात करें विटामिन की, तो विटामिन भी हमारे शरीर के लिए कोई भी ऊर्जा, एनर्जी नहीं देती। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करती है, ठीक है। हाँ। तो आइए देख लेते हैं इसमें इनके स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में हम पहले देख लेते हैं कि इनके सारे स्रोत दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे गन्ना, शकरकंद, आलू, तरबूज, आम, मक्का, चना, गेहूँ, चावल, बाजरा, ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट के पादप स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमें पादपों से ही प्राप्त होता है, ठीक। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं वसा के कुछ स्रोत। वसा में दो चीज़ें होती हैं। अब वसा में हमारे दो स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। तो हम वसा के पहले पादप स्रोत देख लेते हैं कि क्या क्या पादप स्रोत हैं। वसा में हमें सूरजमुखी के तेल से, सरसों के तेल से, सोयाबीन का तेल और नारियल का तेल, इनसे हमें वसा प्राप्त होता है प्रमुख रूप से। और मूंगफली से भी हमें वसा मिलता है और गिरी से भी हमें वसा मिलता है। इसके अलावा तिल से भी हमें वसा प्राप्त होता है। अब वसा के हम जंतु स्रोत देख लेते हैं। जंतु स्रोत में वसा में हमें मांस, मछली, अंडा, मक्खन, दूध, घी, इन सब से भी हमें वसा प्राप्त होता है प्रमुख रूप से। अब आगे हम देख लेते हैं प्रोटीन के कुछ स्रोत। प्रोटीन में भी वही कि प्रोटीन के भी दो स्रोत होते हैं, एक पादप स्रोत और एक जंतु स्रोत। पहले हम ये पादप स्रोत देख लेते हैं। पादप स्रोत में चना, मूंग, सोयाबीन, राजमा, मटर, ये प्रोटीन के पादप स्रोत हैं। प्रोटीन के हम जंतु स्रोत देख लेते हैं। जंतु स्रोत मेनली वही रहते हैं, जंतु स्रोतों में प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जंतु स्रोत में हम दूध, अंडा, पनीर, मछली और मांस, ये हमारे प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत हैं प्रमुख रूप से। इसी के साथ हम विटामिन के भी कुछ स्रोत देख लेते हैं कि जैसे विटामिन में भी कई कैटेगरी होती हैं। विटामिन में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ये सारी उपस्थित होती हैं। तो हम विटामिन ए का स्रोत देख लेते हैं, जैसे पपीता, आम, गाजर, ये और दूध, मछली का तेल, ये विटामिन ए के स्रोत हैं प्रमुख रूप से। विटामिन बी में हम देख लेते हैं तो गेहूँ, चावल और मांस में स्पेशली यकृत, ये जो है विटामिन बी के कुछ प्रमुख स्रोत हैं। अब विटामिन सी के हम स्रोत देख लेते हैं। विटामिन सी में जितने भी सिट्रिक फल होते हैं वो सभी विटामिन सी के स्रोत होते हैं, जैसे अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर और संतरा, ये सभी जो हैं विटामिन सी के स्रोत हैं। प्रमुख रूप से विटामिन सी इन रूपों में पाई जाती है। विटामिन डी का स्रोत देख लेते हैं। विटामिन डी में मछली, अंडा, मांस, मक्खन, दूध। और विटामिन डी का एक प्रचुर मात्रा में स्रोत है धूप। सूरज की धूप से भी हमें विटामिन सी प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है देख लेते हैं। प्रोटीन हमारे, जैसे कि मैंने आगे बताया था कि प्रोटीन हमारे शरीर में कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करती। प्रोटीन केवल हमारे शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए काम करती है, ठीक है। इसके अलावा हम विटामिन देखें कि विटामिन की भी हमारे शरीर को काफ़ी आवश्यकता होती है। विटामिन भी हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देती। विटामिन हमारे शरीर की अलग अलग रोगों से रक्षा करती है। जैसे कि विटामिन हमारी आँख, हड्डियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है, विभिन्न रोगों से इन्हें बचाती है, ठीक है। विटामिन कई तरह के होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ठीक है। ये अलग अलग कैटेगरी हैं विटामिन में, जो कि हमें अलग अलग पार्ट्स के लिए होती हैं मेनली। जैसे कि विटामिन ए हमारे त्वचा और आँखों के लिए होती है। विटामिन सी हमारे रोगों से लड़ने में मदद करती है। और विटामिन डी जो होती है हमारे हड्डियों और दांतों के लिए काम करती है, ठीक है। और विटामिन के की हम बात करें तो विटामिन के हमारे जो खून का थक्का जमता है उसके लिए होती है। और विटामिन ई जो होती है नपुंसकता के लिए होती है, जिसमें आगे है इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे शरीर को केवल पोषक तत्वों की ही आवश्यकता नहीं होती, पोषक तत्वों के अलावा भी हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। तो हम इनका भी स्रोत जान लेते हैं कि खनिज लवण का स्रोत क्या क्या है। जैसे आयोडीन की बात करते हैं हम खनिज लवण में। आयोडीन के स्रोत में मुख्य रूप से पादप स्रोत इनका हम देख लेते हैं, जैसे अदरक, पालक, मछली, और ये सब जो हैं आयोडीन के स्रोत हैं, ठीक है। फास्फोरस का स्रोत हम देख लेते हैं, ये दूध, केला, तिल, ये सब फास्फोरस के स्रोत हैं, ठीक है। लोहे के आयरन के स्रोत हम देख लेते हैं। आयरन के स्रोत में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गहरे रंग की सब्जियाँ होती हैं, ये आयरन के स्रोत होती हैं, ठीक। और कैल्शियम का स्रोत देख लेते हैं, दूध, अंडा, ये सब हमारे कैल्शियम के प्रमुख रूप से स्रोत हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि विटामिन डी हमें मुख्य रूप से सूरज की धूप से भी प्राप्त हो जाती है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है।
अब थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं खनिज, जैसे यहाँ पर वही सब दिया हुआ है कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। हालांकि इन खनिज लवणों की बहुत अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, पर इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे शरीर को कुछ आहारी रेशों और जल की भी आवश्यकता होती है। इन आहारी रेशों को हम रुक्षांश कहते हैं। ये रुक्षांश हमें दाल, आलू, फल और सब्जियों से प्राप्त होते हैं। इन रुक्षांश का हमारे शरीर में क्या काम होता है? ये रुक्षांश हमारे शरीर के पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, जो हमारा भोजन पच जाता है पेट में, उसके बाद जो बिना पचा भोजन बचता है उसे शरीर से बाहर मल के रूप में निकालने में ये रुक्षांश बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर वही जल के बारे में दिया हुआ है कि हमारे शरीर को जल की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। हम जल भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। जो हम भोजन खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने का काम जल का ही होता है। जल हमारे अपशिष्ट पदार्थों, मूत्र और पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। ठीक है, और जितने जल की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रवित रूप में खाते हैं, पीते हैं, उनमें जल होता है। इसके अलावा हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनको पकाने में भी जल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हम फल और जो कच्ची सब्जियां खाते हैं उनमें भी कुछ मात्रा में जल उपस्थित होता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 3 को हम देख लेते हैं। ये भी जल के बारे में है। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक टमाटर और नींबू को यदि हम काटें तो हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि इनमें कुछ मात्रा जल की उपस्थित होती है। ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ कच्ची सब्जियां या फल लें, यदि हम उन्हें छीलें तो उनमें से भी कुछ द्रव निकलता है। इसका अर्थ यही है कि इनमें भी कुछ ना कुछ मात्रा में जल उपस्थित होता है, जो कि हमारे शरीर में पहुंचता है और जल की पूर्ति करने में सहायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 2.3 में हम देख लेते हैं कि संतुलित आहार। हम पूरे दिन में जो भी खाना खाते हैं उसे हम आहार कहते हैं। ये आहार हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा हम दिन भर में जो भी खाते हैं, यदि उस खाने में सभी तरह के पोषक तत्व विद्यमान हैं और सभी तरह के जल और रुक्षांश उपस्थित हैं, सभी खनिज लवण उपस्थित हैं, उचित मात्रा में उपस्थित हैं, तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो भोजन को पकाने में कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बसा को ज़्यादा देर तक हम खाने को अगर ज़्यादा देर तक हम पकाएं तो उसमें बसा के कुछ पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी भी, खाने को ज़्यादा पकाने से विटामिन सी भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए छिलका उतार देने वाली सब्जियों को ज़्यादा धोने से भी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और विटामिन सब निकल जाता है। जैसे चावल और दाल को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण धुल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, पर यदि भोजन को इस हद तक पका दिया जाए कि उसमें उपस्थित सारे पोषक तत्व, खनिज लवण ये सभी बनते समय ही नष्ट हो जाए तो हमारे शरीर को कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा पकाने से विटामिन सी हमारा नष्ट हो जाता है। यह उचित होगा कि हम फल और सब्जियों के कुछ मात्रा कच्चे ही आहार के रूप में इस्तेमाल करें। अब थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए केवल बसायुक्त भोजन ही खाता है, क्योंकि बसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, अन्य पदार्थों की तुलना में, अन्य पोषक तत्वों की तुलना में ज़्यादा एनर्जी उपलब्ध होती है। इसीलिए ये व्यक्ति केवल बसा युक्त भोजन ही खाता है। तो इसके शरीर में अन्य पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इन सब की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस व्यक्ति को मोटापा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये दिखाया गया है कि हमें सभी आहार का लेना, सभी पोषक तत्वों का लेना अनिवार्य है। यदि हम केवल एक ही पोषक तत्व को लेते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक है, अब हम यहाँ 2.4 में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एक रोग के बारे में दर्शाया गया है, अभावजन्य रोग। इसमें एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसमें विशेष पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यदि इन पोषक तत्वों की कमी लंबे समय तक बनी रहे तो उसके शरीर में भी ये कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसके शरीर में एक अभावजन्य रोग पैदा हो जाएगा, जो कि कई तरह के अन्य रोग भी हो सकते हैं, जैसे चेहरे पर सूजन, वृद्धि रुक जाएगी, बालों का रंग उड़ना, त्वचा पर अनेक बीमारियाँ, ये सब अनेक बीमारियों से हो सकती हैं प्रोटीन, विटामिन इन सब की कमी से। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक कम कर दिए जाएँ तो उसकी वृद्धि पूरी तरह रुक जाएगी और वह दुबला पतला हो जाएगा और वह इतना दुबल हो जाएगा कि वह चलने में भी असमर्थ रहेगा। ठीक है, विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण भी कई तरह के रोग और विकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, और सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम के लिए संतुलित आहार प्रमुख रूप से लिया जाना चाहिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ पर थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर प्रमुख शब्द देख लेते हैं, फिर हम इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। प्रमुख शब्द में हम देख लेते हैं संतुलित आहार। हमने इस चैप्टर्स में जाना कि संतुलित आहार क्या होता है, ठीक है। और ये विटामिन से होने वाले रोग, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, वसा, खनिज लवण, पोषक तत्व, प्रोटीन, रोगशांस, स्कर्वी रोग, मर्ड, विटामिन, इन सब के बारे में हमने इसमें जाना, ठीक। तो आइए अब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस टेबल में विटामिन और कुछ खनिज लवण दिए हुए हैं और उनके कमी से होने वाले रोग हैं और उनके लक्षण। तो हम इन्हें देख लेते हैं ज़रा। जैसे विटामिन ए की कमी से हमारी दृष्टिहीनता होती है, हमारी आंखों की क्षमता में कमी आ जाती है, देखने की क्षमता में कमी आ जाती है। इसके लक्षण जैसे कमजोर दृष्टि हो जाती है, रात में कम दिखाई देता है, ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। जैसे विटामिन बी की कमी से बैरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, हमारी पेशियाँ दुर्बल हो जाती हैं, पतला हो जाता है इंसान। विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। जैसे विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग हो जाता है उसके लक्षण हम देख सकते हैं, जैसे मसूड़ों में खून निकलना, ये सब घाव भरने में कमी आना, ये विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमारे रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, ठीक है, खास करके ये बच्चों में हो जाता है। और कैल्शियम की कमी से हड्डियों और दांत में थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है। आयोडीन की कमी से हमारा घेंगा रोग हो जाता है, जो कि गले पर सूजन आ जाती है, ग्रंथि सूज जाती है, ठीक है। लोहे की कमी से हमारी एरक्ता हो जाती है, कमजोरी वगैरह आ जाती है, ठीक है। तो ये सब हमने आज इस चैप्टर में